Hello everyone and welcome to my channel, that is Legal Education. Today we are going to start Indian Contract Act 1872. तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हर एक सेक्शन हमारा कवर हो जाए और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग हर वीडियो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का बनाएंगे, पर हर चीज़ कवर होनी चाहिए, हर एक केस लॉ, हर एक कॉन्सेप्ट, हर चीज़ वी विल ट्राई की कवर हो जाए। तो आज का टारगेट है अपना प्रिलिमिनरी सेक्शन को कवर करने का, दैट इज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो जो सेक्शन 1 है उसमें आप अगर अपने बेयर एक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट टाइटल, प्रिलिमिनरी में दिया गया है शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब ये होता है जो ये एक्ट है उस एक्ट का नाम क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट कब हुआ था? तो एक्सटेंट इसका होल ऑफ इंडिया में है और कमेंसमेंट इसका कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। तो दैट इज 1 सितंबर 1872। अब इसके बाद आ जाता है, अगर आप बेयर एक्ट के सेक्शन 2 को देखें, दैट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में वी विल सी देयर आर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J definitions are there. So first, section 2A. In the section 2A, it has been defined about proposal. So first of all, we will read about what is given here in the proposal. So you can see your respective books. It has been defined that when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is made to make a proposal. Here it is saying that कि सपोज एक पर्सन है ए, ठीक, ए है, वो अपने कुछ विलिंगनेस कि उसको कुछ काम करना है कि नहीं करना है, वो अपना विलिंगनेस किसको बता रहा है? बी को। और क्यों बता रहा है? ताकि उसको बी का एसेंट मिले। तो जब कोई पार्टी दूसरे पार्टी को अपना विलिंगनेस बताती है ताकि उस सामने वाली पार्टी का उसको एसेंट मिल सके, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। इसको आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि ए जो है वो बी को कहता है, अपना विलिंगनेस बताता है कि उसको अपना घर बेचना है सपोज 65 लाख में। ये ए बी को बताता है। अब ए बी को क्यों बता रहा है? ताकि बी का उसको क्या मिल सके? एसेंट मिल सके। तो जब भी कोई इंसान अपने विलिंगनेस को रखता है किसी दूसरे पार्टी के सामने ताकि इसका क्या मिल सके? एसेंट मिल सके, तो दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। दैट इज कॉल्ड प्रपोजल। सिंपल। Moving towards our next definition, that is section 2B. It has been defined here, promise. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो जब भी एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। अब एक्सेप्ट कब हो जाता है? जब उसमें पार्टी बी का, जैसे हमने इसमें फर्स्ट एग्जांपल में देखा ए एंड बी, तो जब उसमें पार्टी बी का एसेंट मिल जाएगा कि हाँ उसे घर खरीदना है, तब वो प्रपोजल हम क्या मानेंगे? एक्सेप्टेड। एंड व्हेन द प्रपोजल गेट एक्सेप्टेड, that becomes a promise. So this is a very general formula which you can write in your Bear Act, that is proposal plus acceptance becomes promise. इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 2C, सेक्शन 2 क्लॉज सी, दैट इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी को यहाँ डिफाइन किया गया है। तो जो भी पार्टी या जो भी पर्सन प्रपोजल रखता है दैट इज कॉल्ड प्रोमिसर, और जो उसे एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। Then after that, section 2 clause D, it has been defined here, consideration. Consideration का जनरल मतलब होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उसके रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है। मतलब हिंदी का इसका टर्म है प्रतिफल। मतलब कि वी आर डूइंग समथिंग एंड व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। द definition which is here defined is, I am reading just from the Bear Act. You can see in your own Bear Act that when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. Understood? कि कोई कहता है, यहाँ पे 3 टेंस को भी यूज किया गया ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि
कोई कुछ करेगा, उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, तो जो बदले में मिलता है, इन रिटर्न ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. क्लियर? And this the definition of consideration is the most important definition. You can mark there as a 2 star. Then after that, here defined in the section 2 clause E about agreement. So when the promise gets add on with the consideration, matlab promise plus consideration, it forms the agreement. So you can write a general formula that promise plus consideration is equals to agreement. उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज एफ. इन द सेक्शन 2 क्लॉज एफ इट हैज बीन डिफाइंड अबाउट रेसिप्रोकल प्रॉमिस. रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि जनरल प्रॉमिस में क्या होता है, एक जन प्रॉमिस करता है, दूसरे जन उसके बदले में वो काम करके देता है तो उसको कंसिडरेशन मिलता है. रेसिप्रोकल प्रॉमिस में ये होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं. जैसे सपोज कि मुझे अपना सपोज क्या बेचना है, मुझे अपना बाइक बेचना है और सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मुझे बाइक चाहिए भी, मैं तुमको उसके बदले में 1000 दूंगा. तो ये बोल रहा है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना बाइक बेचूंगा, और वो प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है मैं 1000 कम हो रहा है शायद 10,000, ठीक है 10,000 मैं तुम्हारा बाइक ले लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ. मतलब दोनों की तरफ से प्रॉमिसेस हो रही हैं. जब दोनों पार्टीज की तरफ से प्रॉमिसेस हो रही है इन रिटर्न ऑफ द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस. अब एग्रीमेंट क्या था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट में दो कंडीशन आता है. यू कैन नाउ सी हियर यू कैन सी एग्रीमेंट दो टाइप्स के हो जाएंगे. एक तो हो जाएगा विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एंड विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. सो द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause H. And agreement which is not enforceable by law is called as void agreement, which is defined in section 2 clause G. ठीक है? And this is most important definition, so you have to remember it. This is the whole chart. उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2 clause I and J. I में बताता है voidable contract and J में बताता है void contract. voidable contract मतलब ये होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती हैं, तो एक पार्टी के लिए दैट एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, बट अदर पार्टी के लिए दैट एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के लिए चीजें इन्फोर्सिबल बाय लॉ है पर अदर पार्टी के लिए दैट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल मतलब एबल टू बी वॉइड, मतलब एबल टू गेट इनवैलिड. क्लियर? इसके बाद है जे. तो जे में बताया गया है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कि सपोज मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है, मैंने कहा पार्टी बी को कि मैं तुमको ये कितने में बेचूंगी, 25,000 में बेचूंगी. अब क्या होता है कि उस दौरान जो वो हॉर्स रहता है उसकी डेथ हो जाती है, तो अब क्या होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा? नहीं. देन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि जिसके लिए हुआ था वही नहीं, उसी की डेथ हो गई है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. तो मतलब पहले चीजें इन्फोर्सिबल बाय लॉ थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके वजह से वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है. दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सिबल. मतलब पहले वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ थी पर बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से वो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो गया. दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज all about the preliminary chapter, that is section 1 and 2.